25 जून 1975 एक ऐसी रात जिसने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। उस रात देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। रातों रात भारत एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील हो गया जहां नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी गई, सेंसरशिप थोप दी गई और विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आखिर क्यों लिया गया यह कठोर फैसला? क्या थी वो परिस्थितियां जिन्होंने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस रास्ते पर धकेल दिया, और कैसे 21 महीनों बाद इस आपातकाल को हटाया गया और इस आपातकाल ने भारत के जो राजनीति है, कैसे आपातकाल ने भारत की राजनीति पर दूरगामी असर डाला, आज विस्तार से करेंगे चर्चा सियासत में इसी आपातकाल पर, क्योंकि आज है 25 जून और आज हम याद करेंगे आपातकाल के उन दुर्भाग्यशाली दिनों। तो शुरू करते हैं आज की सियासत। उन्नीस का लोकसभा चुनाव। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली सीट से भारी जीत हासिल की, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण ने इस जीत को चुनौती दी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और चुनावी कदाचार का आरोप लगाया गया। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द कर दिया गया और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले ने देश में राजनीतिक तूफान ला दिया। विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बिहार से शुरू हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन को तेज कर दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छात्रों जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। जेपी ने सेना और पुलिस से भी अपील की वे निरंकुश सरकार के आदेश को ना माने। इंदिरा गांधी की कुर्सी इस आंदोलन की वजह से डगमगाने लगी थी। जेपी के आंदोलन ने उस समय की इंदिरा गांधी सरकार को हिला कर रख दिया। तब इंदिरा गांधी ने अपने करीबी सलाहकारों को अपने पास बुलाया। खासकर पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे से उन्होंने मशवरा किया। सिद्धार्थ शंकर ने उनको सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर उसका हवाला देकर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। 25 जून 1975 की देर रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, वह भी बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक की। यानी कि आपातकाल लगाते समय उस समय की कैबिनेट से कोई चर्चा नहीं हुई, सीधे ऐलान कर दिया गया कि भारत में आपातकाल लगाया जाता है और बहाना बनाया गया भारत की आंतरिक अशांति को, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी ने उस समय देश में आपातकाल का ऐलान किया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही भारत में अभूतपूर्व दमन शुरू हो गया। रातों रात विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई जैसे बड़े नाम जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए। आजकल आप लोग एक नाम बहुत सुनते हैं अखबारों में, मीसा बंदी। आखिर ये मीसा क्या था? ये मीसा था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके साथ ही डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यानी कि DIR, ये दो वो कानून थे जिसके तहत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उस समय बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग और इस आंदोलन का हिस्सा बनने वाले जितने भी राजनेता थे, उनको आज मीसाबंदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत आपातकाल के समय तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया था। और इसी एक्ट की वजह से जो उन्होंने जेल की यात्रा की थी, इसीलिए आज तमाम जो राजनेता हैं वो मीसाबंदी कहलाते हैं। कई राज्यों में मीसाबंदियों को पेंशन भी दी जाती है। तो लौटते एक बार फिर से आपातकाल के उन दुर्भाग्यशाली दिनों की, जिस समय आपातकाल लगा, प्रेस की आजादी को पूरी तरह से कुचल दिया गया। हर अखबार में सेंसर अधिकारी तैनात किए गए। सरकार की अनुमति के बिना कोई भी खबर उस समय अखबारों में नहीं छप सकती। कई अखबारों ने विरोध किया, कई अखबारों ने अपने विरोध में
खाली पन्ने छापे, लेकिन दमन के आगे उनकी आवाज दब गई। रेडियो और टेलीविजन पर तो सरकार का पूरा नियंत्रण पहले से ही था। नागरिकों के मौलिक अधिकार, जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है और सभा करने का अधिकार दिया जाता है, उन सारे अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह से आपातकाल के दौरान कुचल दिया गया। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस दौर में सत्ता के केंद्र बन गए थे। उनके नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाए गए, स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर कदम उठाए गए। सितंबर 1976 में शुरू हुए नसबंदी कार्यक्रम में लाखों लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी नसबंदी कर दी गई। ऐसा अनुमान है कि इस अभियान में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदियां हुई, जो कि साफ तौर पर मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन था। आपातकाल की वजह से उस समय देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। बिहार और गुजरात में जेपी आंदोलन ने सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को और भड़का दिया, लेकिन आपातकाल के दमनकारी कानूनों का हर तरफ विरोध होने लगा और इस विरोध को कुचलने के लिए उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने बेहद कठोर कदम उठाए। बेहद बेरहमी से उन आंदोलनों को कुचला गया। तमाम नेताओं पर लाठीचार्ज, तमाम नेताओं को बगैर मुकदमे के सलाखों के पीछे डाला गया। कई अत्याचार जेल के अंदर हुए। आपातकाल का ये दमनकारी दौर पूरे 21 महीनों तक चला। 21 महीनों तक चलने के बाद इस आपातकाल को इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को अचानक से नए चुनाव के ऐलान के साथ समाप्त किया। इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि आपातकाल के बाद भी, आपातकाल के इस बुरे दौर को झेलने के बाद भी भारत की जनता का भरोसा उन पर बना हुआ है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने आपातकाल हटाया और फिर नए चुनाव का ऐलान कर दिया। आपातकाल हटाते उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन सवाल यह था कि आखिर इंदिरा गांधी ने यह फैसला क्यों किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इंदिरा को अपनी लोकप्रियता पर बेहद भरोसा था। उन्हें लगता था कि जनता अभी भी उनके साथ है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो भारत पर बन ही रहा था और देश में बढ़ता असंतोष भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि लगा हो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कि अब वो समय है कि अब नए दौर में जाना चाहिए, आपातकाल को हटाना चाहिए और एक बार फिर से चुनाव में उतरकर जनता का भरोसा जीतना चाहिए। लेकिन वो भूल गई थी कि आपातकाल के दौरान जो कुछ भी भारत में घटा था, उसकी यादें, उसकी छवि भारत की जनता की नज़रों में बेहद बुरी थी। मार्च 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, जिसने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 को आपातकाल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल की जातियों की जांच के लिए अलग से एक शाह आयोग का गठन किया, जिसने सरकार के दुरुपयोग की कई चौंकाने वाली बातें उजागर की। किस तरह से आपातकाल में कितने अत्याचार हुए, इस आयोग ने जनता के सामने, भारत के सामने उसको जब रखा तो लोग देखकर जानकर हैरान रह गए। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी। इसने दिखाया कि सत्ता की निरंकुशता कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसने यह भी साबित किया कि भारत की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। आपातकाल ने संविधान में कई संशोधनों को जन्म दिया, जैसे 44वां संशोधन, जिसने भविष्य में आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किए। आज जब हम इस दौर को याद करते हैं तो यह हमें लोकतंत्र की कीमत समझाता है। जयप्रकाश नारायण इसे भारतीय इतिहास की सबसे काली अवधि बताते थे। आपातकाल हमें सिखाता है कि प्रेस की, मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और न्यायपालिका की स्वायत्तता किसी भी लोकतंत्र के लिए उसकी रीढ़ का काम करती है। 25 जून 1975 की वह रात भारत के इतिहास में एक सबक के रूप में दर्ज है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हमें हर कीमत पर हर नागरिक को निभाना है। तो यहाँ 1975 के आपातकाल की कहानी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय में सिखाता है कि सत्ता की ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता की आवाज। आखिर लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आपातकाल का यह दौर हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने नीति निर्धारकों का चुनाव करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें। जब हम वोट डालने जाते हैं तो यह सोच कर या समझ कर वोट डालें कि ये जो व्यक्ति जिसको वो चुनकर विधानसभा और लोकसभा भेज रहे हैं, क्या वह जनता की आवाज़ बनेगा? क्या वास्तव में वह जनता के लिए और भारत के लिए काम करेगा? यह मायने रखता है। जाति, धर्म, इन बातों से परे होकर हमें वोट देना चाहिए और वोट देना हमारा सिर्फ संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि कर्तव्य भी है अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति, भारत की आत्मा के प्रति। तो आपातकाल का वह दौर किसी को नहीं भूलना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये भारत है और इस भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सर्वोपरि है। जय हिंद।